वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल अर्जुन MK-1A बैटल टैंक्स के बारे में है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर प्लेस किया है। किसको? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री को। ये फैक्ट्री है कहाँ? ये फैक्ट्री चेन्नई के अवाडी में है। और इनको ऑर्डर कितना दिया गया है? इस कंपनी को सप्लाई करने होंगे 118 इंडिजीनियस अर्जुन MK-1A मेन बैटल टैंक, यानी कि MBT। इसका फुल फॉर्म है मेन बैटल टैंक। उनको 118 बनाने हैं। इंडिजीनियस का मतलब है कि खुद ही बनाना होगा, कहीं दूसरे देश से नहीं लाना है। ये पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट कितने का है? 7,523 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, मतलब काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मेन बैटल टैंक की बात करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेन बैटल टैंक है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब यह होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एडवांस डेवलपमेंटल स्टेज है टेक्नोलॉजी का, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध होगी, उसका हम इस्तेमाल इस मेन बैटल टैंक में करेंगे, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट। तो ये अर्जुन टैंक का एक नया वेरिएंट है, जिसकी फायर पावर, मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी तीनों को ही इनहेंस किया गया है। इसे डेवलप किया है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE के द्वारा। हालांकि इसमें DRDO की कुछ लेबोरेटरीज भी शामिल रही हैं। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 72 नए फीचर्स इन्फ्यूज किए गए हैं इस नए मेन बैटल टैंक में। इनमें ज्यादातर कंटेंट इंडिजीनियस है। इससे हम इस मेन बैटल टैंक को डिफरेंट टेरेन में प्रिसाइज टारगेट इंगेजमेंट के साथ, चाहे दिन में चाहे रात में, ऑपरेट करने को लेकर और बेहतर बनाएंगे। ये जो इंडिजीनियस MBT है, यानी कि मेन बैटल टैंक, ये वर्तमान में दुनिया भर में जो भी टैंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी तरह ही ताकतवर और इफिशियंट है। चूंकि यह ऑर्डर 7,523 करोड़ का है, ये एक बड़ा अमाउंट है, तो ये इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करेगा हमारे डिफेंस सेक्टर में, और एक बड़ा कदम है ये आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो ये तो हमने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोलर DC कुकिंग सिस्टम के बारे में है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसे आप CSIR CMER के नाम से भी पुकारते हैं, एक सोलर DC कुकिंग सिस्टम डेवलप किया है। मतलब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और जो करंट होगा वो होगा डायरेक्ट करंट, यानी कि DC। इट इज अ काइंड ऑफ इंडक्शन जिसपे आप खाना पकाते हैं, लेकिन ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल DC के फॉर्म में करेगा। तो सबसे पहले हम AC और DC के बीच का अंतर समझ लेते हैं। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट। जैसे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो डिसाइड किया गया है कि वो 50 हर्ट्ज होगा। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में बताऊं तो आपका जो बल्ब है वो 1 सेकंड के भीतर 50 बार जलेगा और बुझेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसे आप करंट बोलते हैं, उसमें एक अल्टरनेट प्लस एंड माइनस देखने को मिलता है। मतलब एक बार करंट पॉजिटिव जाएगा और फिर वो निगेटिव जाएगा, देन अगेन पॉजिटिव जाएगा, अगेन निगेटिव जाएगा। तो ये चूंकि अल्टरनेट चलता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा गया है। नॉर्मल आपके घर में जो पावर लाइंस होती हैं और जो घर में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। जब इसका झटका लगता है, लाइक अगर आपने इस करंट को छुआ, तो ये पहले चिपकाता है और फिर छोड़ देता है, फेंक देता है। कहते हैं करंट ने फेंक दिया, क्योंकि जब ये पॉजिटिव जाएगा तो चिपकाएगा और जब निगेटिव जाएगा तो दूर फेंक देगा। डायरेक्ट करंट में ऐसा अल्टरनेट सिस्टम नहीं होता। इसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। इसीलिए जब DC किसी को चिपकाता है तो फिर जानलेवा होता है। ध्यान दीजिएगा कि आप अल्टरनेट करंट को स्टोर नहीं कर सकते। इसे स्टोर करने के लिए आपको डायरेक्ट करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो बैटरीज वगैरह में करंट आप स्टोर करते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है, DC। लेकिन अगर आप चाहें कुछ मैकेनिकल चेंजेस करके तो DC को सीधे यूज कर सकते हैं। तो वही चेंजेस अभी इस सोलर एनर्जी बेस्ड कुकिंग सिस्टम में किया गया है। इससे इसकी इफिशियंसी 20 से 25% बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जो हम सोलर एनर्जी ले रहे हैं वो DC के फॉर्म में आ रहा है, देन हम उसको AC में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे इंडक्शन में यूज करेंगे। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस होगी, उसका ह्रास होगा, इफिशियंसी घटेगी। तो अगर हम सीधा DC करंट इस कुकिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल होगा और कन्वेंशनल सोलर कुकिंग सिस्टम की तुलना में ज्यादा इफिशियंट होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी कम करेगा, बिकॉज हम अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, तो डेफिनेटली उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ेगा।
और ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 290 मिलियन टन तक कम कर सकता है, ये इसका पोटेंशियल है। चूंकि इसका मॉडल काफी सिंपल है तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, ये इकोनॉमिकल होगा और माइक्रो इंडस्ट्रीज भी इसे डेवलप कर पाएंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विष्णु ऑनेक्स के बारे में है। हाल ही में विष्णु ऑनेक्स नेपच्यूनी का फॉसिल हमें मिला है। यह फॉसिल हमें मिला है जर्मनी के बवारिया नाम की जगह से। यह एक फॉसिल साइट है, जो एरिया है उसका नाम हैमर्सकेमेडाई है, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूं तो इसी जगह से इसका हमें फॉसिल मिला है। अब ये जीव है क्या? ये एक ऑटर है। ऑटर मतलब ऊदबिलाव, जो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। ये माना जा रहा है कि ये फॉसिल 12.5 टू 14 मिलियंस के आसपास का है। ये ऑटर्स आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनिशियली इन्हें हिमालयन रीजन के फुटहिल्स में पाया गया था, जो सेडिमेंट्स थे वहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्रकार के ऑटर के रिमेन्स हमें मिले थे। लेकिन ये पहली डिस्कवरी है जहां पर हमें इस ऑटर के रिमेन्स यूरोप में मिले हैं, और ये इनका मोस्ट नदर्न और वेस्टर्न रिकॉर्ड है जो आज तक हमें मिला है। ये 10 से 15 किलोग्राम के मिड साइज प्रीडेटर हुआ करते थे। चूंकि ऊदबिलाव पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इनका जो मूवमेंट है वो मेनली पानी में होता है। ये लैंड पर बहुत ज्यादा मूव नहीं करते। तो फिर ये 6000 किलोमीटर दूर यूरोप में कैसे पहुंच गए? देखिए, 12 मिलियन ईयर्स एगो की बात चल रही है। उस समय कॉन्टिनेंट्स जो थे वो हमारे मूव कर रहे थे। तो आल्प्स और जो ईरानियन एल्ब्रुस माउंटेन है, उनके बीच में एक वाटर बॉडी क्रिएट हो गई थी, एक ओशन बेसिन क्रिएट हो गया था। संभावना यही है कि इसी ओशन बेसिन की वजह से ये इतनी लंबी दूरी ट्रेवल करके जा सके यूरोप तक। आल्प्स माउंटेन, देखिए आल्प्स माउंटेन यहां पर है, ये लोकेशन है यूरोप में आल्प्स माउंटेन की, और ये ईरान के नदर्न पार्ट में आपको मिलेंगे एल्ब्रुस माउंटेन। तो इनकी लोकेशन आपने देख ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फास्टर सिस्टम के बारे में है। जुलाई के एक स्पेशल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो ये बेंच लीड किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसे नाम दिया गया था फास्टर। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये है क्या? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जेल में बंद है, उसने बेल के लिए अप्लाई किया है और उनका जो लॉयर है वो केस लड़ रहा है। अब कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया कि भाई इस व्यक्ति को बेल दे दो। अब बेल का ऑर्डर इशू तो हो गया है, लेकिन अब ये ऑर्डर जाएगा कोर्ट के जेल अथॉरिटीज के पास, और वो जेल अथॉरिटीज उस पर प्रोसेस करके उस व्यक्ति को बेल देंगे। लेकिन अभी तक इसमें एक फिजिकल पेपर जाता है जेल अथॉरिटीज के पास, दैट टेक्स टाइम। तो बेल मिल तो गई है कोर्ट में, लेकिन पता चला कि 3-4 दिन तक और व्यक्ति जेल में बंदी है, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। फर्दर अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, उसने पहले जाके अग्रिम जमानत ले ली और अपने अरेस्ट पर एक स्टे अवेल कर लिया, लेकिन स्टे का जो पेपर है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज तक पहुंचा ही नहीं। दैट विल टेक 3 to 4 डेज। अब इसके बीच में पुलिस अथॉरिटीज उसे गिरफ्तार कर लेंगे, उसका मतलब भी नहीं निकलेगा। तो ये जो फास्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिकली इस प्रकार के डेटा को जेल अथॉरिटीज के पास या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ एक सिक्योर चैनल से सीमलेस तरीके से पहुंचा देगा। मतलब ये सारा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा और जो अननेसेसरी बर्डन होता है वर्क का वो घटेगा। तो जो अंडर ट्रायल्स हैं उन्हें बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जबकि उन्हें बेल मिल चुकी है। सिमिलरली पुलिस को भी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिसे ऑलरेडी अग्रिम जमानत मिल चुकी है या बेल पर स्टे मिल चुका है, अरेस्ट पर स्टे मिल चुका है। तो अननेसेसरी अरेस्ट को ये रोकेगा और जो लोग कस्टडी में हैं उन्हें भी सहूलियत मिलेगी। तो यहां पर जो फास्टर है ये एक बड़ा फिलिप है, एक छलांग है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी को थोड़ा और बेहतर इंश्योर कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोगरा के बारे में है। गोगरा एक रीजन है लद्दाख का। विलेजर्स अब इस रीजन में नहीं जा पा रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में ये है बिकॉज चाइनीज प्रेजेंस की वजह से ये इस एरिया को अब नो जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब अब ना तो इंडिया और ना ही चाइना के लोग वहां पर विजिट करेंगे। देखिए, एज वी नो कि जो अक्साई चिन का एरिया है उसे चाइना ने कब्जा रखा है। तो जो लद्दाख और चाइना द्वारा कब्जाया गया अक्साई चिन का एरिया है, बिल्कुल उसके बॉर्डर पे यहां पर देखिए ये गोगरा आपको दिख रहा है ना, ये गोगरा, ये लोकेशन यहां पे है जो मैं स्पॉट कर रहा हूं। दूसरा कलर ले लेता हूं तब दिखेगा। ये एरिया है ना, यहां पे गोगरा है। तो इस रीजन में देखिए काफी लंबे समय से एक फ्रिक्शन चल रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ चल रहा था अप्रैल में 2020 से। बाद में डिसएंगेजमेंट हुआ पेंगोंग सो लेक के आसपास और गोगरा के सेक्टर में भी, और इसे नो जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इसी वजह से ये न्यूज में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एवरग्रांडे क्राइसिस के बारे में है। दुनिया भर के स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स चाइना के इस क्राइसिस पर निगाह गड़ाए हुए हैं। एवरग्रांडे ग्रुप ये चाइना की प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी है। ये बहुत लंबे समय से अपने इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। संभावना ये है कि ये कंपनी बैंकरप्ट होगी। इस कंपनी का साइज बहुत बड़ा है।
अगर ये कंपनी बैंकरप्ट होती है तो जो क्राइसिस होगा वो 2008 के जो लेहमैन ब्रदर्स का कोलैप्स था बिल्कुल वैसा हो सकता है। मतलब पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब देखिए, जो कंपनी है एवरग्रांडे ग्रुप, इन्होंने 1992-93 में अपने फंक्शन स्टार्ट किए। वो एक ऐसा समय था जब चाइना का रियल स्टेट बहुत बूम कर रहा था और जो रियल स्टेट में काम करने वाली कंपनीज थी उन्हें बहुत ही इजी लोन दिए जा रहे थे। तो इस कंपनी ने भी खूब सारा लोन लिया और बहुत सारी साइट्स डेवलप करी। अगर ये कंपनी आज डिफॉल्ट करती है तो एशिया में डिफॉल्ट करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरेगा पूरे विश्व में। ये कंपनी कह रही है चाइना से कि जो गवर्नमेंट है कि आप हमें बेल आउट पैकेज दीजिए, हमें बचाइए। हालांकि इसकी संभावना कम है कि चाइनीज गवर्नमेंट इनको बेल आउट पैकेज देगी। हालांकि वो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक समय में इन्हें बहुत सारा इजी लोन बैंक से मिला और इस कंपनी का साइज बढ़ता चला गया। लेकिन जब चाइना को ऐसा लगा कि हाँ, इस प्रकार के जो लोन हैं वो डिफॉल्ट होंगे, इनका साइज बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने इस प्रकार के लोन पर रोक लगा दी। तो जब बैंक से इनको पैसा मिलना बंद हो गया, लेकिन इन्हें पैसे चाहिए थे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करने लगे। लोगों के वेल्थ को मैनेज करने लगे और 8 से 12% का इंटरेस्ट देने लगे। लोग काफी इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में लगाना शुरू किया। इवन इनके खुद के एम्प्लॉयज ने पैसा लगाना शुरू किया। वर्तमान में 1 लाख के ऊपर इनके एम्प्लॉयज हैं। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे जो रियल स्टेट है उसका मार्केट डाउन गया। बहुत सस्ते फ्लैट्स बेचने या मकान बेचने के बावजूद लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। जब इनके पास खूब सारे पैसे थे तो ये और भी कई सारे बिजनेस में चले गए। ये वाटर बॉटल्स बनाने लगे, इन्होंने एक फुटबॉल टीम खरीद ली, एक स्टेडियम बना लिया और भी कई तरीके के बिजनेस में ये गए। लेकिन अभी जो इनका लॉस है उनकी ये बिजनेसेस कंपनसेट कर नहीं पा रहे हैं। सितंबर 23 को इनकी डेडलाइन थी जो उन्होंने मिस कर दी। इन्हें 83.5 मिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट करना है जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के ऊपर है और वो दे नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ये चाइना का लेहमैन मोमेंट होगा, वही जो 2008 का सब प्राइम क्राइसिस था। लेहमैन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल करी थी 2008 में। देखिए, किसी भी बैंक के दो प्रकार के कस्टमर होते हैं। प्राइम कस्टमर, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, जो अपना इंटरेस्ट पेमेंट टाइम से चुकाते हैं और लोन भी समय से दे देते हैं। दूसरे प्रकार के कस्टमर्स होते हैं, वो होते हैं सब प्राइम। मतलब ये कम संभावना होती है कि अपना इंटरेस्ट पेमेंट समय से देंगे और अपना प्रिंसिपल समय से देंगे। तो जो बैंक्स होते हैं वो सब प्राइम कस्टमर्स को लोन देने से कतराते हैं। लेकिन जब यूएसए का रियल स्टेट मार्केट बूम जा रहा था तो लेहमैन ब्रदर्स ने सब प्राइम कस्टमर्स को बहुत बड़ी संख्या में लोन दिया। और ये जो लोन था प्रॉपर्टीज पर, ये इंक्रीमेंटल था। मतलब ये होगा कि शुरू में आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ब्याज बढ़ता जाएगा। तो कन्विंस किया जाता था कि आप इतने समय में पे कर देना, आपको ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लोग पे कर नहीं पाते थे। समय बीतता जाता था, ब्याज का अमाउंट बढ़ता जाता था, वो दे नहीं पाते थे। सिचुएशन ऐसी आई कि लेहमैन ब्रदर्स का पूरा जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म था वो कोलैप्स कर गया और दुनिया ने एक सब प्राइम क्राइसिस फेस किया। ये 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। इसके बाद ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट इतनी भी एबल नहीं होती कि हर प्रकार के क्राइसिस को मैनेज कर सके। अगर फाइनेंशियल पैनिक आएगा तो वो मिस हैंडल होगा। तो बिल्कुल यही सिचुएशन इस समय चाइना में बन रही है। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नासा के वाइपर मिशन के बारे में है। नासा ने एक लैंडिंग साइट चूज की है अपने वाइपर मिशन के लिए। चांद के वेस्टर्न एज पर एक क्रेटर है, नोबाइल क्रेटर, जो चांद का साउथ पोल है वहां पर। एक इटालियन पोलर एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था अम्बर्टो नोबाइल। उन्हीं के नाम पर इस क्रेटर का नाम चांद पे रखा गया है। तो नासा का प्लान यह है कि अपना ये रोवर वो चांद के साउथ पोल में इसी क्रेटर के पास उतारेंगे। इसका फुल फॉर्म है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये पोल चांद का है, धरती का नहीं। ये एक मोबाइल रोबोट है जो चलता है। नासा ने इसके लॉन्च को 2023 के लिए अनाउंस किया है। रिसोर्स मैपिंग मिशन है, मतलब चांद पे कहां कितना रिसोर्स है उसे ये मैप करेंगे और किसी भी अदर सेलेस्टियल बॉडी पर रिसोर्स मैप करने वाला ये पहला मिशन होगा। कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज ये लॉन्च व्हीकल और लैंडर दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं। मून के साउथ पोल का रीजन जो है वो इसे एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहां पर क्या रिसोर्स है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, यूएसए चांद पर एक बार फिर से इंसान भेजने वाला है। तो नासा का ये जो मिशन होगा उसमें वाइपर की फाइंडिंग्स हेल्पफुल साबित होंगी। अगर उन्हें कोई ऐसी रीजन लोकेशन मिल गई है जहां पर रिसोर्स है, पानी है, तो अपना जो आर्टेमिस मिशन वो भेजने वाले हैं पॉसिबली 2024 तक, वो उसके लिए वहां पे साइट देख सकते हैं। तो ये फायदा हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए स्टेटमेंट है।
पॉज करिए, सही और गलत कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब मैं जवाब बताता हूं। अर्जुन MK-1A बैटल टैंक, इसे डीआरडीओ ने ही केवल डेवलप किया है, ऐसा नहीं है। डीआरडीओ के साथ इसमें कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE भी इन्वॉल्व है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। विष्णुयानिक्स के बारे में जो स्टेटमेंट है ये सही है। फास्टर सिस्टम का ये स्टेटमेंट सही है। गोगरा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में है, ये गलत हो गया। और वाइपर मिशन इसरो का नहीं है, नासा का है, तो ये भी गलत हो गया। सेशन की PDF ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।